जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए 2011 से 2023 तक के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एसएसटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें 2011 से 2023 तक के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन एसएसटी पेपर 2 में हमारे लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सामाजिक विज्ञान के 60 में से 60 यानी 60 में से 60 अंक लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, 2011 से 23 तक आए हुए एक एक प्रश्न को हमने डिस्कस किया है, एक एक प्रश्न को उठाकर लेकर आए हैं एसएसटी पेपर 2 के लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ऋग्वेद के बारे में हमारे 3 कथन दिए हुए हैं, इस पर हमें विचार करना है और उसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं। ऑप्शन ए क्या है? ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। हमारा जो ऋग्वेद था, जो 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो ये बात सही है गलत? कमेंट करके बताइए, ये बात सही है या गलत है कि हमारा जो ऋग्वेद था वो 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ऑप्शन बी देखिए, इसकी रचना प्राकृत में हुई है। इसकी जो रचना है वो प्राकृत में हुई है, की गई थी। या फिर सी ऑप्शन है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए दिया है ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो इसके बारे में देखिए कोई सटीक उत्तर नहीं है। इसके बारे में जो 3500 वर्ष दिया गया कि 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पुराने समय का हमारे समय में जो हुआ ही नहीं था, कई हजार वर्ष पहले का लिखा हुआ है। इसलिए ऋग्वेद के बारे में कोई अर्थक जानकारी नहीं है इसकी कि 3500 ही है, 3500 से पूर्व है। लेकिन 3500 से है ज़्यादा, क्या है? 3500 से प्लस है, लेकिन कम नहीं है। ये 3500 भी नहीं है, लेकिन 3500 से अधिक है। इसका तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ऑप्शन बी हमारा दिया है कि इनकी जो रचना है, इसकी रचना प्राकृत में दी गई है। तो देखिए, ऋग्वेद जो लिखा गया है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ये किस में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत में इसकी लिखित रूप में लिखा गया है, ये वैदिक संस्कृत में, ना कि प्राकृत में। तो ऑप्शन हमारा बी क्या है? बी भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो ए और बी क्या है, दोनों गलत हैं। और सी ऑप्शन में दिया है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थना है। तो हाँ, ये बात हमारी सही है, क्योंकि हमारे ऋग्वेद में 1028 क्या है? प्रार्थनाएं हैं, 1028। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आंसर देना है कि ऑप्शन चौथा हमारा राइट है, सी सही है, ए और बी गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस परीक्षा के आए हुए प्रश्न है, जो हमारे पिछली परीक्षाओं में एसएसटी में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। देखिए, जो मोनाकी जो पर्वत है वो क्या है? हवाई द्वीप है। ये सागर की सतहों के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक है। यानी जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 4800 कुछ किलो 4880 कुछ 4848 कुछ किलो ऊंचाई है, उसकी मीटर ऊंचाई है। तो उससे भी ज़्यादा क्या है? मोनाकी पर्वत की ऊंचाई है। ये निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? तो देखिए, ये जो हवाई द्वीप है वो कौन से महासागर में स्थित है? यहाँ पर दिया गया है, डिस्कस किया गया है कि अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर देखिए, जब इतनी ऊंचाई की बात की गई है, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा भी ऊंचाई की बात की गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, क्योंकि सबसे गहरा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और बड़ा महासागर भी क्या है? प्रशांत महासागर है। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी हवाई जो द्वीप है, मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप, उसकी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचाई बताई गई है। तो वो प्रशांत महासागर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। जो विनय पिटक हमारा जो ग्रंथ है वो क्या अभिलेखित करता है? वैदिक कर्मकांड, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षकों की मध्य बातचीत। तो देखिए, बौद्धों के नियम। तो देख, वैदिक कर्मकांड विनय पिटक में नहीं हुआ है, जैन धर्म की शिक्षाएं भी नहीं हुई हैं और शिक्षकों के मध्य जो बातचीत होती है वो भी नहीं है।
तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धों के नियम। हमारे जो बौद्ध के नियम थे वो क्या विनय पिटक में डिस्कस किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, पटवारियों लेखपालों के कार्य देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी जो पटवारी होते हैं, लेखपाल जो होते हैं, उनके जो कार्य की देखभाल करता है वो कौन करता है? तहसीलदार, ग्राम पंचायत का सरपंच, जिलाधीश या संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO। तो यहाँ पर राइट आंसर होगी जो पटवारी हमारे होते हैं, जो पटवारी होते हैं उनकी जो देखभाल करते हैं वो करता है तहसीलदार। कौन करता है? तहसीलदार। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है, तहसीलदार। देखिए ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है वो प्रधान होता है, वो तो कर नहीं सकता है, जिलाधीश भी नहीं करता है, संबंधित क्षेत्र की पुलिस स्टेशन का SHO भी नहीं करता है, इसलिए ये तीनों क्या है? गलत आंसर है। ऑप्शन A बिल्कुल राइट आंसर है, तहसीलदार। अगला देखिए 95% हमने इससे पहले 94% हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सके हैं, जो हमारा पार्ट 3 लिया है हमने, तीसरा वीडियोज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। देखिए समझते हैं, 95 नंबर पर है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों का सही उत्तर है। तो हमारा जो देखिए समझते हैं यहाँ पर कि विनय पिटक महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध करते हैं, या फिर ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे, या फिर ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे, या उनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो देखिए महापाषाण काल की बात हो रही है, किसकी हो रही है? महापाषाण काल की। महापाषाण काल की बात हो रही है, तो इसमें ये हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? वो हमारा राइट आंसर होगा कि ऑप्शन 4। इनका जो उपयोग था वो दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया गया था, इसलिए महापाषाण के विषय में ये कथन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न देखिए 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं है? अब देखिए यहाँ पर भूकंपीय तरंगें तो अनुदैर्ध्य तरंगें, पृष्ठीय तरंगें, पोताश्रय तरंगें या फिर अनुप्रस्थ तरंगें। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, हमारी जो निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगें नहीं है। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग, पृष्ठीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये हमारे तीनों क्या हैं? भूकंपीय तरंगें हैं। और हमारा जो राइट आंसर है तीसरा, ऑप्शन 3, वो हमारा पोताश्रय तरंगें, ये हमारा क्या है? भूकंपीय तरंगें नहीं है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, पोताश्रय तरंगें। अगला प्रश्न देखिए एडुसेट। देखिए एडुसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। देखिए 2019 में आया था 2016 के पेपर में आया है, 2023 में आया है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है एडुसेट। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? नंबर 1 है, सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। या फिर ऑप्शन 3 है, क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। या फिर एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। जो एडुसेट है वो एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह एडुसेट। अगला प्रश्न देखिए 98, निम्नलिखित परिमंडलों में से किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो देखिए जलमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल या फिर वायुमंडल। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं? मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, जब मानव सहित जीवित जीवों की बात हो रही है तो वो हो रही है स्थल मंडल। किसकी बात हो रही है? स्थल मंडल। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना तो वायुमंडल होगा, ना जलमंडल, ना जीवमंडल, स्थल मंडल हो जाएगा, क्योंकि स्थल मंडल ही मानव पाए जाते हैं और अन्य जीव भी पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर पर, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए भारत का जो दक्षिण पठार है, दक्षिण में जो पठार है वो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से किस शैलों के अंतर्गत आता है? तो वो आता है बहिर्वेदी शैल, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, अंतर्वेदी शैल या कायंत्रित शैल।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहिर्वेदी सेल। क्या हो जाएगा? बहिर्वेदी आग्नेय सेल। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित स्थल रूपों से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो वो मैदान में, घाटी, पर्वत या फिर पठार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैदान। क्या हो जाएगा? मैदान, क्योंकि स्थल रूपों में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता बताई है, तो जब स्थल की बात हो गई तो वो क्या हो जाएगा? मैदान में। किसमें हो जाएगा? मैदान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 101 नंबर, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? अब देखिए, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, या फिर वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता, या फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। 101 का ये तो बिल्कुल हमारा गलत आंसर है। ऋतु प्रवास की बात हो रही है। ऋतु प्रवास, ऋतु के साथ जो प्रवास होता है उसकी बात हो रही है। लोगों की अपनी जीविका के लिए, तो अपनी जीविका के लिए नहीं होता है, जानवरों के लिए भी होता है, जीव जंतुओं के लिए भी होता है, सबकी बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नए चारागाहों की खोज अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, यानी जो अपने पशु पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनके साथ ही रहने की व्यवस्था होती है, तो वही ऋतु प्रवास कहलाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ मिलान किया है, सही जोड़े बनाना है। सेलों के प्रकार दिए हैं और उदाहरण दिया है। तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल ये क्या होती हैं? तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल होती हैं, क्या होती हैं? जो अंतर्वेदी आग्नेय सेल होती हैं वो ग्रेफाइट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्रेफाइट सॉरी ग्रेनाइट। क्या कहलाती हैं? ग्रेनाइट। तो ए का तो हो गया चौथा। बहिर्वेदी आग्नेय सेल, तो बहिर्वेदी आग्नेय सेल जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बेसाल्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बेसाल्ट कहलाती हैं। तो एक का हो गया चौथा और बी का हो गया तीसरा। और अवसादी सेलें क्या कहलाती हैं? अवसादी सेलें कहलाती हैं बलुआ पत्थर। क्या कहलाती हैं? बलुआ पत्थर। और कायांतरित सेलें चूना पत्थर। तो पहले का चौथा और बी का तीसरा, तो पहले का चौथा, बी का तीसरा। तो देखिए ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में चिनूक, क्या है? चिनूक स्थायी पवन चलती है। जो चिनूक स्थायी पवन है वो चलती हैं, किस में चलती हैं? प्रेरी, सवाना, पंपास या फिर बेल्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेरी। क्या हो जाएगा? प्रेरी। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है प्रेरी। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो रेडियो प्रसारण की बात होती है, देखिए क्षोभ मंडल जो हमारा होता है उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। किसके संबंधी? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मध्यमंडल, वायुमंडल, भूबाह्य मंडल या समताप मंडल। अब देखिए चौथा हमारा होता है समताप मंडल। तो इसमें क्या हमारी ओजोन परत पाई जाती है? क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और हमारा मंदमंडल है, मध्यमंडल। यहाँ पर चौथा आंसर की बात करेंगे तो मध्यमंडल हमारा क्या हो जाएगा? मध्यमंडल हमारा जो बीच का मंडल है, जिसमें हमारे क्या पाए जाते हैं? उल्का पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उल्का पिंड। मध्यमंडल में जहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने की व्यवस्थाएं होती हैं तो वो उल्का पिंड होती है, जहाँ पर कोई भी आवाज पशु पक्षी नहीं होता है। तो हमारी रेडियो प्रसारण की जो परत होती है वो होती है वायुमंडल में। किस में होती है? वायुमंडल में। इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल। अगला प्रश्न देखिए 105, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो सूती वस्त्र की है, नॉयलॉन की है, जूट की है या सिल्क की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिल्क। क्या हो जाएगा? सिल्क। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है सिल्क। क्या है? सिल्क। हमारी जो सुनहरी जरी है वो सिल्क की किस्म है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 106 नंबर, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, क्या है? ऑप्शन 1 पढ़ेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, या फिर ऑप्शन 2 है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, ऑप्शन 3 है भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, नंबर 4 है
पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। अब देखिए जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, किसकी हो रही है? जनसंख्या घनत्व। अब देखिए जैसे दिल्ली एक प्रदेश है, क्या है? दिल्ली एक प्रदेश है, तो उसमें क्या चाल है? 4 लाख जनसंख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4 लाख जनसंख्या। कितनी पाई जाती है? 4 लाख जनसंख्या। और उत्तर देखिए, नहीं, पूरे भारत में क्या पाई जाती है? सॉरी, यहाँ पर दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे हमारा भारत है, इंडिया, क्या है? इंडिया है। इंडिया में क्या पाई जाती है? 23 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। एक मिसाल लेते हैं कि 23 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। तो इसमें तो हमें निश्चित पता नहीं है, जनसंख्या घनत्व तो पता नहीं था कि 23 करोड़, आप क्या पता कौन से गांव में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, हरियाणा में ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है, कहाँ पर है भारत में। तो यहाँ पर इसका हम जनसंख्या घनत्व नहीं माप सकते। और हमारा एक देखिए एक दिल्ली प्रदेश हो गया कि दिल्ली में 20 लाख लोग हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में हमारे 25 लाख लोग हैं, तो उसका हम निश्चित कर सकते हैं, तो उसका हम जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन पढ़ेंगे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। तो किसी एक क्षेत्र की बात हो रही है, पूरे क्षेत्र की, तो उसमें क्या हम उसका नहीं निकाल सकते हैं। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, तो निश्चित अवधि के दौरान कोई लोगों की संख्या हम उसका जनसंख्या घनत्व नहीं निकाल सकते। अब ये भी गलत हो जाएगा। भूपृष्ठ पर फैलने वाले लोगों का स्वरूप, तो भूपृष्ठ पर पता नहीं कहाँ लोग कितने रहते हैं, कहीं 10 रहते हैं, कहीं 5 रहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में, किस में बात हो रही है? एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का जो जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, क्योंकि एक जगह की बात हो रही है कि एक केवल यूपी की ही बात हो रही है, केवल दिल्ली की ही बात हो रही है। तो जब एक जगह की बात होगी तो वहाँ पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 107, पृथ्वी की सतह के निकट खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की सतह के जो निकट स्थित खनिज होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा? आखनन। क्या हो जाएगा? आखनन। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 108, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो वो लघु आकार है, संयुक्त क्षेत्र, बृहताकार या सहकारी क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लघु आकार। क्या हो जाएगा? लघु आकार। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक गलत है? तो तानाशाही का मतलब होता है जो किसी की बात नहीं मानता हो, केवल अपनी ही बात मानता हो, वो कहलाता है तानाशाही। क्या कहलाता है? तानाशाही। तो तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, प्रसन्न नहीं कर सकते। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि तानाशाह जब अंतिम निर्णय लेता है तो उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात की भी क्या है? सही है कि तानाशाह जो निर्णय ले उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछेगा नहीं कि ये बात गलत है या सही है। तो ये तीनों बातें तो बिल्कुल राइट हैं। अब क्या है? चौथा देखिए, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता, इसलिए ये बात लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो ये बात गलत है। तो यही प्रश्न हमारा क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि एक गलत बात पूछी। क्या पूछिए? गलत बात। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो वो गोदावरी नदी है, कृष्णा, कावेरी नदी या महानदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 110 का तीसरा। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। कृष्णा सागर जो बांध है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति के समान अधिकार प्रदान करता है। तो जो हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जो बनाया गया था वो मृतक पिता की संपत्ति के समान अधिकार किस किस को देकर गया था? तो वो पत्नी, पुत्र पुत्रों या पुत्री पुत्रियों, पत्नी पुत्र या भाई। देखिए जो संपत्ति का इधर पिता की संपत्ति का अधिकार का वो भाइयों के नाम नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये भाइयों को नहीं देने की बात हो रही थी। पत्नी पुत्र पुत्रियों तथा बहन बहनों, तो बहनों के लिए भी मना था कि जो पिता की जो संपत्ति है वो बहन नहीं ले सकती है। पुत्रियों
पिता की बहन नहीं ले सकती। पुत्री पुत्रियों, पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, तो पिता की जो संपत्ति है वो उनके भाई नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं, ये ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि उसकी पत्नी ले सकती है, उसके पुत्र ले सकता है, यानी ज़्यादा पुत्र होते तो पुत्र लेंगे, या फिर उसकी ही पुत्रियां ले सकती हैं। ना तो उसके भाई ले सकते, ना बहन और ना अन्य कोई भाई ले सकता है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि पति, उनके पुत्र और पुत्रियां ही उनकी संपत्ति को ले सकते हैं। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा किन राष्ट्रीय नेताओं ने दिया था। तो ये तो सबको बात पता है कि विविधता में एकता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था, विविधता में एकता। इन्होंने एक पाठ भी लिखा है कि यूनिटी एंड वेराइटी, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। तो यहाँ पर इन्होंने पाठ भी लिखा है कि विविधता में एकता, कक्षा 4-5 में आता है, वो कक्षा 4-5 की किताब में आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का पाठ। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी की एकता में क्या है, बल है, ये विविधता है, एकता में विविधता है, विविधता में एकता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, जनपद में पंचायतों के कार्य विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास की योजनाएं निर्धारित करती हैं। तो जनपद जो पंचायतें होती हैं वो जिला स्तर पर विकास की योजना निर्धारित करती हैं। या जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती हैं। तो ये देखिए, ये हमारी दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्योंकि जो जनपदें होती हैं वो जिला स्तर पर विकास योजना नहीं बनाती हैं, जनपद पंचायतें होती हैं वो ग्राम पंचायतों के मध्य धन का वितरण भी नहीं करती हैं। तो ये तो हमारी दोनों बात गलत हैं, इसलिए हमारा तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यालय प्रणाली संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर की किसी न्यायालय में पहले याचिका दायर करनी पड़ती है। तो देखिए, केवल यहाँ पर आ गया, केवल केंद्र सरकार की बात हो रही, तो ये तो हमारी बात गलत हो जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाले नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दायर लिखनी पड़ती है। तो ये बात भी गलत है, पहले FIR पुलिस स्टेशन में देनी पड़ती है। तो ये दोनों बातें हमारी गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 1 और 2 3 दोनों गलत हैं। अगला देखिए, 115वां प्रश्न है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी। तो मुमताज़ अली थी, रास सुंदरी देवी थी, या पंडिता रमाबाई, या रुकैया सखावत हुसैन। तो सुल्ताना का जो स्वप्न लिखा था वो लिखा था ऑप्शन 4 रुकैया सखावत हुसैन ने। किसने, रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा था। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है, सुल्ताना का स्वप्न। अगला देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रीवियस क्वेश्चनों में आ चुका है, इसलिए मैंने ये प्रश्न इसमें लिया है कि ज्योतिबा राय फूले ने, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या EV स्वामी रामास्वामी पेरियार। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा राव फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले ने ये गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानना चाहिए, मान्य होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो ये बात तो सही है। और भी पढ़ते हैं आगे, कोई भी मामले अपने मामले के बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो ये बात हमें कुछ सही नहीं लग रही है, इसलिए हमारे 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली जो अदालत है उसमें फैसला अच्छा नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर का है। अगला देखिए, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है लोगों का समूह जो कानून को लागू करने के शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग है, या फिर निर्वाचित प्रतिनिधि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोगों का समूह जो कानूनों को लोगों के करने, कानून लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है।
ये कार्यपालिका के अंग से अभिप्राय है। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद जो 22 है वो क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या फिर गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। अनुच्छेद 22 में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 22 में जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं उनको हिरासत में दुर्व्यवहार करना, यानी जो गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी मार लगाते हैं या कुछ और अन्य अपराध करते हैं उनके साथ, तो वो उनके अनुच्छेद 22 में लिखा है कि उन पर उन्हें क्या बचने का अधिकार है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, 120वां प्रश्न, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो इन चारों में से कौन होता है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किस में देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका होमवर्क है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा हो तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और आगे दोस्तों को शेयर करते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।